ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। हमारे कार्यक्रम सूर्योदय में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर एपीएस की। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी शिक्षा के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मौजूदा विश्व व्यवस्था में शिक्षा की गुणवत्ता और उसे युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ जोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। इसे स्वीकारने के लिए संसाधन, संगठन, समझ और समर्पण की बहुत जरूरत होती है। आज के प्रतियोगी युग में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षण की ऐसी पद्धति बहुत आवश्यक है जो बच्चों को ग्लोबल व्यवस्था में शामिल होने के अवसर प्रदान करे। अब पूरी दुनिया एक गांव की तरह है जहाँ संस्कृति, भाषा, परिवेश और सरोकार एक जैसे हैं। शिक्षा के आयाम बदले हैं और उसका फलक भी व्यापक हुआ है। आज एक विद्यालय चलाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विद्यालय से निकलने वाले बच्चों को बिना किसी दबाव के उनकी इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ने का कौन सा रास्ता हम दे सकते हैं, इसका महत्व अधिक है। इसलिए जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी। इन दोनों को ही स्वीकार किया है एपीएस स्कूल हल्द्वानी ने। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध रहकर एपीएस ने बहुत कम समय में हल्द्वानी में एक विशेष स्थान बना लिया है। ये कैसे संभव हो पाया, इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी समाचार संपादक कार्तिक भट्ट ने स्कूल का जायजा लिया और स्कूल प्रबंधन से बातचीत की। नमस्कार, मैं कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूँ प्रतिपक्ष संवाद में। पक्षियों की चहचहाट, सुंदर मधुर हवा और हरियाली के बीच घंटी की आवाज, ऐसा मालूम पड़ता है हम किसी मंदिर के प्रांगण में हैं। तो हाँ, आपने सही पहचाना, हमें इस वक्त शिक्षा के मंदिर के प्रांगण में, हमें इस वक्त आर्डेन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी के प्रांगण में हम आज इस विद्यालय में पहुंचे हैं, क्योंकि ये विद्यालय अपने आप में बहुत अनूठा विद्यालय है। यहाँ की पहलें बहुत अलग हैं और इनके बारे में हम जानेंगे विद्यालय के प्रबंधन से। हमारे बीच मौजूद हैं विद्यालय के मेंटर डॉक्टर मोहन चंद जोशी जी। मोहन चंद जोशी जी, आपका स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे विद्यालय के नाम पर करना चाहूंगा कि आर्डेन प्रोग्रेसिव स्कूल, इसका अर्थ आप हमें समझाइए। देखिए, पुराने नाम से तो आप परिचित हैं ही। विद्यालय का नया जो नाम आर्डेन प्रोग्रेसिव स्कूल रखा गया है। देखिए, आर्डेन जो है एक लेटिन से उत्पन्न शब्द है। तो लेटिन भाषा का शब्द होने के नाते इसका शाब्दिक अर्थ होता है महान वन, ग्रेट फॉरेस्ट। और ये हम नामकरण जो है नया नाम अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 5 साल से स्कूल चला रहे हैं और हमारे पूर्ववर्ती नाम डीपीएस से सभी लोग परिचित हैं। लेकिन अब पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से विद्यालय के परिसर ने प्रगति की, हमारे छात्र छात्राओं ने पढ़ाई लिखाई में अपना योगदान दिया और जो भी रिजल्ट उन्होंने दिखाए हैं वो बहुत ही प्रगतिशील रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए विद्यालय का नामकरण, जो नया नामकरण अब ये है आर्डेन प्रोग्रेसिव स्कूल, ये एकदम सार्थक है, सटीक है और समयानुकूल है। और देखिए, वैसे भी छात्र छात्रा जितनी भी हैं वो सभी प्रगतिशील ही होते हैं। वो निरंतर वृद्धि और विकास की ओर चलते हैं और निरंतर जो है वो अपने उत्साह का प्रदर्शन करते हुए, अपनी परिश्रम का प्रदर्शन करते हुए आगे ही बढ़ते रहते हैं। यही इस विद्यालय ने किया है। और इस तरह से अगर हम देखें तो विद्यालय का जो नया नाम है वो पूरी तरह से सार्थक है। जी सर, मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूँगा कि विद्यालय के एनवायरनमेंट पे एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पहल शुरू की है कि मैंने चिट देखी कि पेड़ों पे कुछ चिट लगी हुई हैं और हरियाली भी बहुत है स्कूल में। तो आप शिक्षा और शिक्षा के माहौल को किस हिसाब से जोड़ के देखते हैं कि एक बात होती है कि पढ़ाई के साथ साथ माहौल होना भी बहुत जरूरी है, तो आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कहा गया है कि किसी भी विद्यालय की, मदरसे की दीवारें भी स्कूल को सिखाती हैं, उसका परिसर बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। और यहाँ पर शुरू से ही, प्रथम दिवस से ही ये प्रयास किया गया है कि बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई लिखाई और खेलकूद के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ वो पर्यावरण के प्रति सचेत रहें। तो आप देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय में 4000 से अधिक जो हैं अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और जो हमारे जो ये पेड़ अब धीरे धीरे जो पौधे के रूप में लगे थे पहले वर्ष बच्चों के द्वारा,
ये अब लगभग धीरे धीरे, अभी तो ये मध्य आकार के वृक्ष हैं, लेकिन धीरे धीरे ये विशालकाय वृक्षों की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो आपने चिट की बात पूछी है कि हर एक विद्यालय में जो भी बच्चा प्रवेश लेता है, जो भी छात्र छात्रा प्रवेश लेती है, उसको एक पेड़ जो है वो उसको अलॉट कर दिया जाता है, आवंटित किया जाता है, और उनको अपेक्षा की जाती है, उनको सिखाया जाता है कि देखिए वो पेड़ पौधों की जो है देखभाल करें, उनके साथ एक अपना आत्मिक जुड़ाव बनाए रखें, और सदैव विद्यालय में रहते हुए भी और विद्यालय के बाद में कल को पास आउट होने के बाद भी वो पर्यावरण के प्रति, हरियाली के प्रति, अपने खेत खलिहान के प्रति जो है वो सचेत रहें और उनकी देखभाल करते रहें। तो ये काम मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और नए बच्चों के द्वारा हम नए पेड़ रोपित करवा रहे हैं जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता है अभी, और जहाँ जहाँ हमें किसी अन्य प्रजाति का पेड़ लगाना है तो वो भी हम बच्चों को समझा रहे हैं और उनसे लगवा रहे हैं। जी सर, अब मैं प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि कोरोना काल के समय एक ऐसा आर्थिक संकट देश पर आ गया था जिसने कई लोगों की जॉब छीन ली, या फिर कहें कि अभिभावकों के ऊपर भी बहुत प्रेशर आया कि आमदनी कहीं से थी नहीं तो वो किस तरीके से स्कूल की फीस को भरें। तो स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया और साथ ही शिक्षकों को निकालने की कई सारी बातें भी सामने आई। तो आपने एज ए मेंटर इस स्कूल में इस समस्या का क्या समाधान निकाला और आपके स्कूल प्रबंधन ने उस समस्या का कैसे सामना किया? देखिए, इसमें मेरी भूमिका तो इतनी ही रही कि मैं समय समय पे विद्यालय प्रबंधन से इस विषय पे बात करता रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान है, अगर सच कहूँ तो हमारे विद्यालय के अभिभावक वर्ग का रहा। हमारे विद्यालय प्रबंधन ने कभी भी किसी विद्यालय के अभिभावक को किसी भी प्रकार का न तो कोई दबाव डाला फीस जमा करने के लिए, और ना ही किसी अध्यापक या अध्यापिका या किसी भी जो वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं, सपोर्ट स्टाफ से लेकर अपने शिक्षण स्टाफ तक, सभी अपनी लगातार सेवाएं देते रहे और सभी को जैसे पहले वेतन मिलता रहा उसी प्रकार वेतन जो है उनका नियमित रूप से बैंक में जाता रहा। और विद्यालय प्रबंधन वास्तव में हमारा बहुत संवेदनशील है और बहुत ही उन्होंने मानवीय जो है एक रुख इस मामले में अपनाया। उन्होंने कहीं से भी आर्थिक संसाधन जुटाए हों, चाहे इसके लिए उन्होंने अपने बैंक से ही ऋण क्यों ना लिया हो और फ्रेंड्स ऑफ द स्कूल से क्यों ना भले ही कुछ लिया हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर सुनिश्चित किया कि जैसे पहले मार्च तक जिस तरह से तनख्वाह जाती रही है उसी प्रकार जो है तनख्वाह आगे भी जाती रहे, और ये आज के दिन तक बरकरार है, और ईश्वर की इच्छा रही तो ये जो है इसी प्रकार आगे कार्य चलता रहेगा। जी सर, मैं अगले प्रश्न में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में एक कंपटीशन सा नज़र आता है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है फीस के मामले में या फिर कई अन्य चीज़ों के मामले में जिनका पढ़ाई से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रतिस्पर्धा के दौर में उन चीज़ों में शामिल हो चुकी है। तो आपने कैसे अपने स्कूल को इस व्यवसायीकरण से दूर करके रखा हुआ है? देखिए, यहाँ पर भी विद्यालय प्रबंधन या जो मैं कहूँ जो यहाँ के ट्रस्टीज हैं, प्रमोटर्स हैं, इन्होंने जो है इनका शुरुआत से ये उद्देश्य रहा कि हम स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे, हम बच्चों को वो सब सुविधाएं देंगे जो उन्हें अवश्य ही मिलनी चाहिए, कहीं पर भी मिलनी चाहिए, किसी भी देश के कोने में मिलनी चाहिए, लेकिन विद्यालय जो है वो एक स्तरीय हो और बच्चों को किसी प्रकार की कोई कमी ना खले। तो उसके लिए उन्होंने शुरू से ही प्रावधान किए हुए थे और कोरोना काल में भी इसको आगे बढ़ाया गया। और देखिए, आप भी समझ सकते हैं कि एक अभिभावक होने के नाते कि बच्चों को कुछ न कुछ स्तरीय व्यवस्था तो उनके लिए होनी चाहिए, वो हुई है, और वो भी जो है हमारे जो विद्यालय के अभिभावक हैं उनके सहयोग के कारण ही ये संभव हुआ है। और व्यवसायीकरण का तो इनका कोई उद्देश्य शुरू से ही नहीं था। कई बार इस विषय में उनसे बात हुई है तो उन्होंने हर बार अपने पक्ष को बहुत स्पष्टता से रखा है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय प्रबंधन को कुछ बचे या ना बचे, लेकिन मेरे छात्र छात्राओं को, मेरे अभिभावकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और ये हमेशा ध्यान रखा गया पहले दिन से ही। जो हल्द्वानी के अगर आप कोई टॉप 5 स्कूल्स कहें तो उनके मुकाबले में हमारी जो विद्यालय की जो शुल्क व्यवस्था है वो लगभग या तो आधी है या आधी से कम है, और उसमें भी ये लोग ठीक से ही जो है अपना कार्य कर रहे हैं, और स्कूल जिस तरह से तरक्की कर रहा है वो आप सब लोगों के सामने, हल्द्वानी के अभिभावकों के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे सभी प्रश्नों के जवाब बहुत ही सरलता और सटीकता से देने के लिए, और ख़ास धन्यवाद आपका कि आपने एक आर्थिक संकट के दौर में मानवता और आत्मीयता की मिसाल पेश करी है।
देखिए, इसके लिए धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से जो मनुष्य जो है वो मनुष्य के लिए ही जीता है, और जो हमारे अभिभावक हैं वो हमारे जो हैं एक स्कूल के हितैषी भी हैं, और उन्होंने जो है इस भावना का जो है पूरी तरह से इस कोरोना काल में परिचय दिया है। ये तो सबके लिए एक चुनौती थी, उनके लिए भी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने भी जो है, मैं कहता हूँ कि लगभग हमारे जो है 100% अभिभावकों ने शुल्क के मामले में सहयोग किया है। और कहीं कोई इक्का दुक्का कोई मामला होगा तो उनका वो बिल्कुल ही जेन्युइन केस था, और उसके लिए विद्यालय प्रबंधन ने कभी भी उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। देखिए, देर सवेर जो है कोई भी अभिभावक जो है वो चाहता ही है कि मैं अपने बच्चों की फीस दूं, तो वो आ भी जाएगी, उसके लिए भी आज हम कोई चिंतित नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच मौजूद हैं विद्यालय के प्रिंसिपल श्री रूपक पांडे जी। रूपक पांडे जी, आपका स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतनी यंग एज में आप प्रिंसिपल के पद तक पहुंच गए हैं, तो क्या आपकी जर्नी रही है, किन किन पड़ावों से गुजर के आप इस प्रिंसिपल के पद तक पहुंचे हैं? देखिए, मेरी स्कूलिंग और कॉलेज तो नैनीताल में हुआ। अप टू क्लास 12th मैं बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में मैंने शिक्षा ग्रहण करी, और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से हुआ। और चूँकि मेरे माता पिता दोनों ही टीचिंग करियर में थे, दे बोथ वर वर्किंग इन बिरला विद्या मंदिर एज टीचर्स, तो ये काफ़ी स्वाभाविक था मेरे लिए कि मैं इस करियर को चूज़ करूं। 1996 में एमकॉम करने के बाद 2 साल करीब मैं एक डे स्कूल में मैंने जॉब किया, और 1999 में मुझे मौका मिला कि मैं जीडी बिरला मेमोरियल स्कूल रानीखेत में ज्वाइन कर पाऊँ, और वहाँ पर मैं 99 से 2008 तक रहा। और उसके बाद मेरा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिल पाया देश के बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल द सिंधिया स्कूल ग्वालियर में काम करने का। 3 साल मैं वहाँ अपनी सेवाएं दे पाया, और 2011 में अगेन इट वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि मुझे मौका मिला। मैं देश के शायद सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक मेयो कॉलेज अजमेर में ज्वाइनिंग मुझे मिली, और 2020 तक मैंने वहाँ पर वर्क किया। इस दौरान मैं कॉमर्स टीचर तो रही, उसके अलावा मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, और कुछ पोजीशंस भी मैं ग्रहण कर पाया। जैसे आई वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई वॉज हाउस मास्टर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा CBSE से रिलेटेड काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी मुझे निभाने का मौका मिला। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने मेयो कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में काम किया हुआ है, तो उसके बाद आपको हल्द्वानी आने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, फैसला तो मेरे लिए बहुत आसान सा था। कहीं भी मैंने काम किया, एक मन तो अपने वापस अपनी जगह आके काम करने का था, और चूंकि मेरा मूल क्षेत्र कुमाऊं ही है, तो शायद इससे अच्छा सुअवसर मेरे लिए प्राप्त नहीं हो पाता। और उसके बाद जिस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया है, मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा खूबसूरत, हरा भरा और शानदार कैंपस कहीं पर है। उसके अलावा जिस तरीके से इतने कम समय में इस स्कूल ने इतनी तरक्की की है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिल पाया। जी सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप प्रिंसिपल के पद पर यहाँ पर हैं, तो आपके क्या क्या प्लान्स हैं स्कूल के लिए कि स्कूल को कैसे और अच्छा बनाया जा सके, एजुकेशन की क्वालिटी कैसे और बेहतर करी जा सके, और देश के भविष्य को कैसे और बेहतर बनाया जा सके? देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों से जो स्कूल का रिजल्ट रहा है, मेरे लिए तो शायद सिर्फ उसको आगे ही बढ़ाना है। तो होमवर्क तो यहाँ पहले से काफ़ी हो चुका है स्कूल के अंदर, और जितना स्कोप मुझे स्कूल में दिखाई देता है, तो शायद मेरे भी जो एम्बिशन है अपने स्टूडेंट्स को लेके, मैं उसको पूरी तरह फुलफिल कर पाऊँगा। यहाँ पर जो शिक्षिकाएँ हैं वो बहुत ही स्तरीय हैं। उसके अलावा इससे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस शायद ही कहीं हो। इतने बड़े ग्राउंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत टॉप क्लास हैं। उसके अलावा जितनी भी मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई सिस्टम और जितने भी अन्य तरीके हैं, वो सब स्कूल में मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया हुआ है अलग अलग जगह काम करके,
शायद मैं उसको लगा पाऊँ। और मेरा एम है कि यहाँ का जो स्टूडेंट है वो एक 360 डिग्री एंगल में विकसित हो, ना सिर्फ वो एक पढ़ाई में ही रहे, पढ़ाई में तो अव्वल वो रहे, उसके अलावा वो स्पोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी सर्विसेज में, इन सारी चीज़ों में अपने को एक्सेल कर पाए और एक ऑलराउंड डेवलप स्टूडेंट के तौर पे यहाँ से निकले। सर, एक कहा जाता है कि अगर टीम का कैप्टन एनर्जेटिक हो तो पूरी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो इसी तरह से प्रिंसिपल का भी स्कूल में एक रोल होता है कि अगर प्रिंसिपल एनर्जेटिक हो, प्रिंसिपल बिल्कुल यंग हो, तो वो पूरा असर स्कूल में दिखाई देता है। और आपकी फिजिक्स से लगता है कि आप एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और आपने बताया भी आपका स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस। तो आप वही बात जो आपने पिछले क्वेश्चन में कही कि आप शिक्षा और खेल को एक साथ ले जाने का काम कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हाँ, एज ए लीडर मैं एक दिशा दिखा पाऊँ अपनी टीम को। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, मैं अभी भी कहूँगा कि स्पोर्ट्स इज़ माई फर्स्ट लव, माई फर्स्ट पैशन। और स्टूडेंट लाइफ में और इवन बाद में एज ए वर्किंग टीचर भी मुझे काफ़ी कुछ खेलने का मौका मिला। आई एम ए डिसेंट क्रिकेटर, आई बिलीव। उसके अलावा मैंने हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब में ही पार्टिसिपेट किया हुआ है और कई जगह मुझे अपनी टीम को लीड करने का मौका भी मिला हुआ है। सो हाँ, एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे शायद आई हैव टू बी लाइक ए ट्रू स्पोर्टिंग कैरेक्टर एंड आई हैव टू शो पाथ टू ऑल माई मेंबर्स ऑफ द टीम। जी सर, अंत में आपसे मैं चाहूँगा कि आप एक संदेश आपका अभिभावकों के लिए, कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से और भी बेहतर हो सकती है शिक्षा? देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इतने कम समय में जो मैंने देखा है कि हमारा जो पेरेंट्स लॉबी है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्कूल को रहा हुआ है हर हिसाब से। और आजकल जो हमने यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करी हुई हैं बोर्ड एग्जामिनीज के लिए या प्री बोर्ड का हम प्लान कर रहे हैं, उन सब में हमें अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ है अपने पेरेंट्स लॉबी का। और मैं उनको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से जिस तरीके से हमारा रिजल्ट अव्वल दर्जे का रहा हुआ है, हम उसको और बेहतर ही करेंगे। और जिस हिसाब से हमारी जो प्लानिंग है और जो हमारी टीचिंग कम्युनिटी जो सोच रखती है, मुझे पूरी तरह मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार का रिजल्ट शायद पहले से भी बेहतर है। और मैं उनसे यही कहूँगा कि वो भरोसा, विश्वास रखे रहें स्कूल के साथ, और हम आपको विश्वास में कायम होने की पूरी चेष्टा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि देश के भविष्य को सुगठित और मजबूत बनाने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी। अब नहीं होगा भविष्य खराब, जीनियस प्लेसमेंट कंपनी है आपके साथ। अगर आप में है कैरियर बनाने का जज्बा, तो प्रतिष्ठित स्कूल में हम दिलाएंगे जॉब्स। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर दिए गए मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजें। है जज्बा तो हुनर को मिलेगी पहचान। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी।